हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था, ये जो सीरीज़ है जिसे हम लोग कह रहे हैं रामबाण सीरीज़, ये जो है आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम तक चलेंगे। और ये सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और तो चलिए, इसमें भी हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपको डेप्थ एंड सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना है तो यू कैन विजिट इन आवर वैल्यू अपडेट ऐप, जहाँ पे आपको एट द लोवेस्ट कॉस्ट पे आपको सारी चीज़ें, वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ जो उसके हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया बात। अब चलिए, अब बढ़ते हैं अपने जो बाकी क्वेश्चन है एमसीक्यू जो मैं लेकर आया हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है आज का कि देव जाविया जो है वो किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो देव जाविया जो है टेनिस से रिलेटेड है। ठीक, अब तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर देखिए, बाकी बचे ऑप्शन 3, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, तो ये भी तो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, इनसे भी तो क्वेश्चन बनने के चांस है। क्या हुआ कि ये क्वेश्चन तो आ गया देव जाविया किससे रिलेटेड है। अब ये थोड़ी है कि हर साल यही क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग चारों जो एमसीक्यू जो चारों ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को भी अच्छे ढंग से पढ़िए, उसको अच्छे से लगाइए। ठीक है, अब चलिए जो बाकी जो बचे ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसा कई बार है कि आपके एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन जो है किस कंट्री से रिलेटेड है, इन द सेंस मतलब किस कंट्री का नेशनल गेम है। वॉलीबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है। टेबल टेनिस किस कंट्री का स्पोर्ट है नेशनल। चेस किस कंट्री का। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो बैडमिंटन जो है ये आपका इंडोनेशिया का नेशनल गेम है। बचा वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल जो आपका है श्रीलंका का नेशनल गेम है। ठीक, श्रीलंका, जो कि आप लोग को पता है कि अभी इसका हालत क्या हुआ है। ठीक, अब बचा टेनिस। तो टेनिस जो है ये आपका चाइना से, मतलब चाइना का नेशनल स्पोर्ट है ये। अब बचा चेस। चेस जो है आपका रिलेटेड है, मतलब इन द सेंस कि ये रसिया का नेशनल गेम है। ठीक, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उससे एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन लगा लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो मैं जैसे डिक्टेट कर रहा हूँ कि वॉलीबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है, चाहे चेस किस कंट्री का नेशनल गेम है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं तभी मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं आया होता तो मैं फिर आगे निकल जाता आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो चलिए करंट छोड़िए, करंट अफेयर का है 2016 का, तो ये अभी रेलिवेंट है नहीं आप लोग के लिए, ये भी नहीं रेलिवेंट है उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं। हाँ, ये देखते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है कब मनाया जाता है। ठीक, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 अप्रैल। अब जो 26 मार्च दिए हैं इस दिन भी कुछ तो मनाया जाता होगा, 26 फेब को भी कुछ मनाया जाता होगा, या कोई डे होगा जो जिसके लिए वो पॉपुलर है। 26 जैन भी किसी वो कुछ इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड है। तो जैसे कि 26 मार्च, तो 26 मार्च जो है हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नेशनल डे ऑफ लाइफ, पीस एंड जस्टिस। क्या है, नेशनल डे ऑफ लाइफ, पीस एंड जस्टिस। ठीक, अब 26 जून, तो 26 जून जो आपका है वो उसे कहते हैं, हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ड्रग डे। ये जो है BHU 2015 में आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है BLLB के एंट्रेंस एग्जाम में कि 26 जून जो है वर्ल्ड ड्रग डे किस दिन को मनाया जाता है। इसे 26 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रग डे। ठीक, अब आते हैं आप लोग के अगले क्वेश्चन पे कि एन अथॉरिटी गिवन बाय द क्लाइंट इन राइटिंग टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट इज कॉल्ड।
ये कह रहा है कि एन अथॉरिटी, जो क्लाइंट जो है वो अथॉरिटी अपनी जो है लिखित रूप में एडवोकेट को देता है कोर्ट में खुद रिप्रेजेंट होने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं आप लोग का क्या है। ऑप्शन ए है एफिडेविट, बी है पावर ऑफ अटॉर्नी, सी है वकालतनामा, एंड डी है नन ऑफ एबव। तो आपके ऑप्शन जो हैं ऑप्शन सी वकालतनामा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं एफिडेविट क्या होता है। ये भी जो होता है इम्पोर्टेंट एक तरह से देख लेते हैं होता क्या, आप लोग समझ जाएंगे, सही है आप लोग के लिए भी। एफिडेविट को हम लोग हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र। इसमें जो होता है कि जो बंदा एफिडेविट लिखता है उसमें एफिडेविट में वो लिखता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो सच है, जो मेरे द्वारा इस एफिडेविट में लिखा गया है, शपथ पत्र में लिखा गया वो सब सही है। ठीक, अब आइए इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है एफिडेविट का। तो इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इन दैट इट इज़ ट्रू एंड दैट कैन बी यूज एज द एविडेंस इन द कोर्ट। जैसे कि ये क्या है, एफिडेविट जो है एक रिटन स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट आइदर बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक, और उसमें आप कहते हैं कि जो मैं इस लिख रहा हूँ वो सही है और उसे एज एविडेंस जो है कोर्ट में लिया जा सकता है। अगर जो आपने लिखा है आप बोल रहे हैं वो सही है लेकिन वो पता चलता है गलत है, तो उसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इमरजेंसी से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका कि द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम दी विच कंट्री। सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यहाँ पे रहेगा फ्रॉम विच, नहीं ठीक, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाँ ठीक है, कि द इमरजेंसी प्रोविज़न है ऑफ इंडिया का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो किस से बोरो किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन ए जर्मनी, यूएसए, कनाडा, रसिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी होता क्या है, कितने टाइप होते हैं। इमरजेंसी पहला होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक, जो कि दिया गया आपका 352 में, आर्टिकल 352। और दूसरा इमरजेंसी होता है स्टेट इमरजेंसी, जो कि दिया गया आपका आर्टिकल 356 में। और लास्ट जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने कंट्री में, वो होता है 360। ये भी क्वेश्चन के में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगा। तो अभी तक अपने कंट्री में सौभाग्य है कि अभी तक अपने कंट्री में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। हाँ, इसका एक कंडीशन बना था कि लग जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उस कंडीशन से अपना देश बाहर आ गया, मतलब उसको ओवरटेक कर गया, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, जो दिया है 360 में, आर्टिकल 360 में। ये तो इमरजेंसी का आपका थोड़ा ओवरव्यू हो गया कि क्या होता है इमरजेंसी, कितने टाइप के होते हैं इमरजेंसी। ठीक, अब देखते हैं कि बाकी जो ये भी तो है, कनाडा है आपका, कनाडा से क्या लिया गया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका से भी कुछ ना कुछ तो लिया गया होगा, रसिया से क्या लिया गया। तो आइए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं और इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ठीक, क्या है कि अभी हम आप लोग को अगर अलग अलग से क्वेश्चन लिख के देते कि बताइए कनाडा से क्या लिया गया था अपने संविधान में, तो वो क्वेश्चन बस बढ़ता आपको दिखता कि हाँ भैया ने 20 से 25-30 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन अगर आप लोग उसको इवेलुएट करें तो देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हम बता देंगे 10 ही क्वेश्चन में, उस चारों ऑप्शन को अच्छे से इंटरप्रेट करके और चारों तरीके से बता करके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जर्मनी से तो हो गया, क्या लिया गया था इमरजेंसी प्रोविज़न। अब अमेरिका से क्या लिया गया था, तो अमेरिका से आपका लिया गया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सुप्रीम कोर्ट लिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट अपने भारतीय संविधान में है, ये अमेरिका से लिया गया था, बोरोड किया गया था। आफ्टर दैट
वी हैव टेकन अवर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेम्बल, ये भी जो है अपने मतलब संविधान में लिया गया था, किससे, अमेरिका के संविधान से। और एक केस है आप लोग का, वैसे ये तो देख लिया, मैं वैसे जो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बेरूबारी का एक केस है, उसमें बताया गया था कि प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक केस में ऐसा बोला गया था। तो आपका ये तो हो गया अमेरिका से क्या लिया गया था, ठीक। अब आते हैं कनाडा पे, कनाडा से क्या क्या लिया गया। तो कनाडा से आपका लिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे कि सेंटर और स्टेट में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो जो ये जो प्रक्रिया है, ये जो पावर है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था आपका कनाडा से, कनाडा, ठीक। अब आते हैं रसिया पे कि रसिया से क्या क्या लिया गया था अपने भारतीय संविधान में। लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो है इन्फोर्सिएबल नहीं है, आपका मन हो तो करो, आपका मन हो तो ना करो, अगर नहीं करोगे तो ये नहीं है कि आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक अच्छे नागरिक का ये निशानी है कि जितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका पालन करे और उनको स्वयं करे, ठीक। और क्या लिया गया था, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, 5 ईयर प्लान होते क्या हैं, कितने 5 ईयर प्लान है, तो इस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो इसका अलग से बना दूँ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिस्कस क्यूरी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, और ये जामिया में भी पूछा गया था, बीएचयू में भी पूछ लिया गया है, और अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में तो पूछा ही गया कि अमिस्कस क्यूरी एक लीगल मैगजीम है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कि ये क्या होता है, अमिस्कस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक। अब जैसे कि ऑप्शन बचे बाकी, तो देखते हैं बाकी ऑप्शन से क्वेश्चन बनने का चांस है कि नहीं। तो वॉइस ऑफ पीपल, ये भी नहीं। थिंग्स स्पीक ऑफ इट सेल्फ, इसका मतलब क्या होगा, रेस इस्पा लोकेटिव, LOCQTOR, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। रेस इस्पा लोकेटिव मतलब होता है कि थिंग्स स्पीक फॉर इट सेल्फ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक रूम में 2 लोग हैं, जिसमें से एक लोग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा बंदा होगा उसी ने मर्डर किया होगा, क्योंकि एक रूम में 2 लोग हैं, एक लोग की चाकू मारकर हत्या हो गई, तो स्वाभाविक है कि जो सेकेंड वाला पर्सन है वही क्रिमिनल होगा, ठीक। तो इससे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, कि जो मर्डर हुआ है खुद बता रहे कि जो सामने वाला बंदा है उसी ने किया होगा, क्योंकि एक रूम में 2 लोग हैं तो एक मरेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा ही उसे मारा होगा। ये हो गया। बचा ऑप्शन आपका डी, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका एक ये रिट है एक्चुअली, इसमें क्या हो कि मतलब हुआ वारंटो ये होता है कि आपने किस अथॉरिटी से ये पोस्ट को होल्ड किया है। एग्जाम्पल इसका ये कि आपने किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड किया, ये आके हमें बताइए मतलब कोर्ट को बताइए, ठीक। अब आते हैं आपके 64 क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फॉलोइंग आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है सिविल सर्वेंट को दिया गया है। आपका ऑप्शन है 301, 311, 321 या 322। तो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी, 311, ठीक। अब बचा बाकी के आर्टिकल, तो लगे हाथी से भी देख लेते हैं क्या होते हैं। आर्टिकल 301 क्या बताता है, इट इज टेल्स अबाउट
द फ्रीडम ऑफ ट्रेड पहला थिंग, कॉमर्स दूसरा थिंग, एंड थर्ड इज इंटरकोर्स। ये तीन चीज़ के बारे में बताता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब बचे ऑप्शन आपके 321। तो आर्टिकल 321 सेड दैट पावर टू द एक्सटेंशन एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक्सटेंशन और उनके मतलब कि ये कहता है कि जो उनका फंक्शन है वो एक्सटेंड कर दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन है वो एक्सटेंड हो सकता है, ये बताता है 321। 322 क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कह सकते हैं 321 एंड 322 जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, और 301 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच रिट इज क्लेम टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। कि कह रहा है कि कौन सा इसमें से रिट है जिससे कि हम पब्लिक ऑफिस जो कह सकते हो कि किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे कि हम अपॉइंट हुए किसी पब्लिक सर्विस के लिए, तो किस रीट के द्वारा हम उस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। ऑप्शन आपके हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो और सर्टोरारी। तो जैसे हमने आपको बताया था नीचे, देखिए वही क्वेश्चन फिर 65 में आ गया कि क्वा वारंटो मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने उस पोस्ट को धारण किया है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। वैसे ही कहते हैं कि अगर आप चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं जो बाकी है कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड सर्टोरारी क्या होता है। तो अब ऑप्शन जैसे कि हैबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी, ठीक, बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ब्रिंग द बॉडी, इसमें एक केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर का एक केस है, एडीएम जबलपुर का। आप लोग अभी जब एडमिशन आप लोग का हो जाएगा एलयू में, बीएलएलबी में, तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बचा मैंडेनमस। ठीक, मैंडेनमस मतलब कह सकते हो कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैंडेनमस का रिट है ये कोर्ट तो इशू करती है। इसका क्या मतलब है कि इट डायरेक्ट, किसको डायरेक्ट करता है? पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगा कौन? कोर्ट, टू परफॉर्म द ड्यूटी विच द पब्लिक अथॉरिटी हैज रिफ्यूज्ड। कोर्ट जो है, जैसे मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है कोर्ट एक रिट इशू करेगा। उस रिट का नाम है मैंडेनमस, जिससे कि कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप उस ड्यूटी को परफॉर्म करो जो आप रिफ्यूज कर रहे हो। तो ये होता है मैंडेनमस। अब आते हैं 66 क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन है सेंसस, इनकम टैक्स, प्रिजन या बैंकिंग। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट है ये होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो इससे देखो, एक होता है आपका सब्जेक्टिव डिवीज़न। ठीक, जो पावर होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, क्वाजी फेडरल कंट्री हैं, तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 90
7। एक्चुअली आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि मैं कुछ इधर लिख रहा हूँ कुछ इधर लिख रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप लोग इससे देखेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर आप लोग को एज योर विश। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? तो स्टेट लिस्ट में है 66 सब्जेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? तो 47 सब्जेक्ट। अब ये होता क्या है, तो ये जो यूनियन लिस्ट है इस पर सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट वही लॉ बना सकती है, वही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो है इस पर सिर्फ जो जो ये 66 सब्जेक्ट है इस पर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है, ना कि यूनियन लिस्ट बना सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इस पर सिर्फ बनाएगी तो बनाएगी स्टेट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ठीक। कंकरेंट लिस्ट पे क्या है कि इस पर जो है यूनियन लिस्ट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो बना सकती है लॉ, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है कंकरेंट लिस्ट पे। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मतलब वो सब्जेक्ट का नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि यार ये किस लिस्ट से बिलोंग करता है। तो कुछ सब्जेक्ट जो है हमें पता है जो इम्पोर्टेंट हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लो सेंसस हो गया आपका, इनकम टैक्स, बैंकिंग, ये जो तीनों हैं ये किस लिस्ट के पास, ये किस लिस्ट में है? तो ये है यूनियन लिस्ट में आपके। तो इसका मतलब आपका आंसर मिल गया। प्रिजन जो है ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 66 का। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो सेंसस भी सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का, इनकम टैक्स भी है, बैंकिंग भी है। तो इसका मतलब प्रिजन इस सब्जेक्ट नहीं है किसका? यूनियन लिस्ट का। ठीक। अब आइए बात करते हैं स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है। मेन मैं बता रहा हूँ। अब क्या स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है तो कोई उतना बता भी नहीं पाएगा, उतना आएगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं आपसे। तो जैसे हो गया ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, ये क्या है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं ये भी देख लो, तो क्योंकि भाई यार जो पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़ लो यार उसको। ठीक। कंकरेंट लिस्ट में क्या है? कंकरेंट लिस्ट में आपका आ जाएगा फॉरेस्ट पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एजुकेशन पे भी दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और मैरिज से रिलेटेड जो इशू होंगे उस पर भी दोनों गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब आते हैं आप लोग के बीसीआई का फुल फॉर्म। तो बीसीआई का फुल फॉर्म तो आई थिंक पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, और नहीं पता तो हम बता ही देते हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है कि अभी जो जैसे कि हम लोग लॉ में पढ़ते हैं तो हम लोग अभी ये लॉयर कहलाएंगे। जैसे अगर हम लोग ये जो ग्रेजुएशन या बीए एलएलबी का डिग्री पा लेते हैं तो वो लॉयर कहलाते हैं। अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एडवोकेट। तो लगे हाथ आप लोगों ने डिफरेंस भी पता चल गया आप लोग को कि एडवोकेट एंड लॉयर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक। यही लॉयर जो है इंग्लैंड में जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरिस्टर। तो अपने महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी लॉयर थे कि एडवोकेट थे कि बैरिस्टर थे? तो महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जो लॉ की डिग्री लेता है उसे क्या बोलते हैं? बैरिस्टर। तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो बैरिस्टर थे। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है कि ये जो है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो बस आप लोग देख लो, कॉन्ट्रैक्ट से उतना डेप्थ में आता नहीं है, थोड़ा डेप्थ में पूछा है, बताते हैं। द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द गारंटी इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नोन एज। इसका हम बताते हैं क्या कहना चाहता है कि द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द गारंटी इज गिवन। अगर मान लो किसी का आप गारंटी दे रहे हो तो उसे, जैसे कि मान लो हमने किसी से पैसा लिया, जैसे ए ने किसी से पैसा लिया, उसकी गारंटी जो है बी देते हैं कि अगर ए ने जो है सी से पैसा लिया, और बी जो है गारंटी देते हैं कि अगर ये पैसा नहीं दे पाएगा तो हम देंगे। तो ए जो है प्रिंसिपल डेटर हो जाता है, जो सी जो है जो पैसा दिया वो क्रेडिटर हो जाता है, और जो गारंटी देता है उसे बोलते हैं सियोरिटी। ठीक। तो इसमें क्या पूछा है? द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द गारंटी इज गिवन। किसके बेनिफिट पर गारंटी दिया? किसके बेनिफिट के लिए? तो प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी दिया जाता है। द ओथ ऑफ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाई द गवर्नर। ऑप्शन ए। व्हाट इज
यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यूनिकैमरल मतलब सिंगल लेजिस्लेचर, दैट इज अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस। अगर 2 हाउस कंसिस्ट करेगा तो उसे कहेंगे बाई कैमरल। तो हम लोग क्या है, हम लोग का लेजिस्लेचर क्या है, बाई कैमरल है। ठीक, ऐसे पढ़ना रहता है क्वेश्चन को। अब चलिए आप लोग का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जज ओपिनियन कैन बी सेड एज, जज का ओपिनियन, जैसे मान लो कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, अगर जज कुछ अपना ओपिनियन देता है उस केस में, वो ओपिनियन जो बाइंडिंग नहीं होता है केस में, वो कैजुअल ओपिनियन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑबिटा डिक्टा। जस्ट नेचुरली क्या बोलते हैं, नेचुरल राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ। इसमें नेचुरल राइट में आप लोग हॉब्स लॉ रूसो का पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को क्या है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि सारी चीज़ों को बता देना, हमसे जितना हो सकता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, और सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ जो जो सामने आते हैं क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन अगर आप लोग को और डेप्थ में पढ़ना है तो आप लोग एलयू अपडेट चैनल ऐप पे जा कर के विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से एट द मिनिमम और यू कैन से दैट एट द लोवेस्ट कॉस्ट पे इस ऐप को बाई कर सकते हैं, वो कोर्स को बाई कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको और धार दे सकते हैं, जिससे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आप लोग का जो एक कह सकते हो कि दीवार है, उससे बहुत आसानी से आप लोग क्रॉस कर जाएंगे और आप लोग का एडमिशन बहुत आसानी से हो भी जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।